ये है सिंगापुर, दुनिया का चौथा अमीर तरीन कंट्री जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। साउथ ईस्ट एशिया का फाइनेंशियल हब और दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री। सिंगापुर के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड, हेल्दी और प्रोडक्टिव माने जाते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को खुद से अलहदा किया तो उस वक्त सिंगापुर की 80% आबादी शदीद गुर्बत का शिकार थी। तकरीबन 70% लोग गरीब बस्तियों में रहते थे। ओपियम का नशा आम था और बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि लोग चंद पैसों के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार होते थे और ऐसा लगता था कि यही गरीबी, वायलेंस और करप्शन अब सिंगापुर का मुकद्दर है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे ये छोटा सा आइलैंड आज इतना अमीर और रहने के लिए दुनिया का सेफेस्ट कंट्री बन गया? सच ये है कि इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सिंगापुर की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कि कैसे एक आदमी ने पूरी कंट्री की तकदीर बदल के रख दी। 19वीं सदी में एक बहुत ही ताकतवर कंपनी थी जिसकी अपनी फौज थी और पूरी दुनिया की 20% आबादी उसकी जमीन पर रहती थी। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी पूरी दुनिया से समंदर के जरिए ट्रेड करती थी और यहीं से वो अपना सारा प्रॉफिट कमाती थी। यही वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने पूरे इंडिया को कॉन्कर किया था। खैर, उस जमाने में इस कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल माल था चाइनीज टी। ये टी खरीदने के लिए कंपनी को बहुत सारा ओपियम बेचना पड़ता था, वो ओपियम जो ये नॉर्दर्न इंडिया में उगाती थी। इस कंपनी का सारा ट्रेड इस छोटी सी जगह से गुजरता था जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहा जाता है। इस पतले से हिस्से पर हम एक वीडियो बना चुके हैं तो आप वो जरूर देखिएगा। कुछ ही सालों में ये कॉरिडोर इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रूट बन गया जिससे इसका 50% रेवेन्यू आना शुरू हो गया। लेकिन इस सारे रूट को सेफ बनाने के लिए यहाँ पर इस कंपनी का अपना सी पोर्ट होना बहुत जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यही मकसद पूरा करने के लिए सर थॉमस रैफल्स ने उस छोटे से आइलैंड पर एक पोर्ट बनाया जिसे आगे चलकर दुनिया सिंगापुर के नाम से जानने वाली थी। एक और जबरदस्त चीज ये की गई कि इस पोर्ट को फ्री पोर्ट बनाया गया, मतलब यहाँ पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था। अपनी जबरदस्त लोकेशन और टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से ये बंदरगाह बहुत जल्द दुनिया के तमाम ट्रेडर्स की नजर में आ गई। अब हर वक्त यहाँ पर हजारों शिप्स आना शुरू हो गई और चाइना से लेकर इंडिया और यूरोप तक तमाम समुद्री जहाज इस पोर्ट से होकर गुजरने लगे। 1867 में ये आइलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन चुका था। दुनिया में इस छोटे से आइलैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, मगर दूसरी ही तरफ हुकूमती कंट्रोल ना होने की वजह से सिंगापुर ओपियम, प्रोस्टिट्यूशन और जुए का अड्डा भी बन गया। इसी दौरान 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने सिंगापुर पे हमला कर दिया और 1945 तक साउथ ईस्ट एशिया का ये ज्यूल एक तबाहशुदा खंडर बनकर रह गया। ब्रिटेन ने इस सारे अरसे में सिंगापुर की कोई खास मदद भी नहीं की और लोकल्स में इन सब के नतीजे में ब्रिटेन के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई। इसी दौरान वो आदमी सामने आया जो सिंगापुर की तकदीर बदलने वाला था। उसका नाम था ली क्वान यू। ली पेशे के लिहाज से एक लॉयर था जिसने 1955 में पीपल्स एक्शन पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसी साल होने वाले लोकल इलेक्शंस में चंद सीट्स भी हासिल कर ली। लेकिन बहुत जल्द ही वो लोगों में काफी फेमस हो गया और फिर 1950 में वो मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। उस वक्त मलेशिया और सिंगापुर एक ही कंट्री होते थे जिसे मलया कहा जाता था। ली के प्राइम मिनिस्टर बनने के सिर्फ 3 ही साल बाद मलेशिया सिंगापुर से अलहदा हो गया। इस सेपरेशन की वजह वही एथनिक और रिलीजियस ग्राउंड्स थे जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट 1947 में डिवाइड हुआ था। इस बंटवारे के बाद ली की मुश्किलात बहुत बढ़ गईं। उसके सामने एक ऐसी कौम थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो गरीबी में डूबे हुए थे, जिनके पास करने को कोई काम नहीं था, तालीम नहीं थी और रहने को घर नहीं थे। ली अपनी कौम को इस दलदल से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी सख्ती करना पड़े। सबसे पहले ली की गवर्नमेंट ने सोशल अनरेस्ट को खत्म करने के लिए फ्री स्पीच को बैन किया। प्रोटेस्ट करने, वायलेंस करने और ड्रग यूज करने वालों को खौफनाक सजाएं दी गईं। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता उस पर केस कर दिया जाता, हत्ता के च्युइंगम फेंकने वालों को भी पब्लिकली सजाएं दी जाती। सुनने में तो ये काफी सख्त लग रहा था,
मगर हैरान कुन तौर पर इस सब के जबरदस्त रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन कम होना शुरू हो गई। ली का भी यही ख्याल था कि जब तक लोगों को खुशहाली मिलेगी उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होगी। लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत थी। सिंगापुर का उस वक्त सबसे बड़ा इकोनॉमिक मसला था हाउसिंग, यानी रहने के लिए घरों का ना होना। सिंगापुर के 70% लोग कच्ची आबादियों में रहते थे। ली ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जिसके मुताबिक गवर्नमेंट किसी भी जमीन को सस्ते दाम में खरीद सकती थी। इस सस्ती जमीन को खरीद कर गवर्नमेंट ने सस्ते घर बनाना शुरू कर दिए। लोग इन सस्ते घरों को खरीद सकें, इसके लिए एक रूल पास किया गया जिसमें हर किसी की सैलरी में से 25% काटकर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में सेव किया जाता और 25% गवर्नमेंट अपने पास से देती और इस तरह ये 50% सेविंग हर बंदे की जमा होती गई और लोगों ने कुछ ही टाइम में घर खरीदना शुरू कर दिए। आज 80% सिंगापुरियंस उन घरों में रहते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे। हाउसिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला था जॉब्स। सिंगापुर के पास ना कोई नेचुरल रिसोर्स था और ना ही कोई पड़ोसी देश उससे ट्रेड करना चाहता था। ली ये समझ चुका था कि जॉब्स क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इसी को देखते हुए टैक्सेस लो कर दिए गए और रेगुलेशंस तकरीबन खत्म कर दी गईं। बल्कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि बाहर से आने वाली किसी कंपनी से पहले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फॉरेन कंपनीज सिंगापुर में आना शुरू हो गईं और कुछ ही सालों में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेज सिंगापुर में खोलने लग पड़ी। सिर्फ 10 सालों में सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो गई और ग्रोथ रेट 13% तक पहुंच गया। दूसरी ही तरफ सरकारी दफ्तरों में करप्शन खत्म करने के लिए सख्त लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए। करप्शन के जुर्म में फांसी की सजाएं दी गई और दूसरी ही तरफ सरकारी अफसरों की सैलरीज 10 गुना बढ़ा दी गईं। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की इतनी सैलरीज नहीं जितनी सिंगापुर में है और इसी का नतीजा ये हुआ कि आज सिंगापुर पूरी दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री है और इसीलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ज्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आसानी से इन्वेस्ट करती हैं। इसके अलावा ली ये जानता था कि उसका सबसे कीमती रिसोर्स है ह्यूमन कैपिटल और उसी को डेवलप करने के लिए उसने टेक्निकल स्कूल्स बनाए और फॉरेन कंपनीज को भारी कीमत अदा की कि वो सिंगापुर आकर लोकल लोगों को ट्रेन करें। इसके नतीजे में सिंगापुर की वर्कफोर्स दुनिया की सबसे मेहनती वर्कफोर्स बन गई। ज्यादा लोग पैसे कमाना शुरू हो गए, मतलब सरकार के लिए पेंशन फंड में ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया और वही पैसा सरकार ने लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनना शुरू हो गए, रोड्स, बिल्डिंग्स और स्कूल्स पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और इसी का नतीजा है कि आज सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त है और उसकी एजुकेशन का ये लेवल है कि सिंगापुर के स्टूडेंट्स ग्लोबली होने वाले टेस्ट्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर करते हैं। 1980 के बाद से सिंगापुर ने तमाम मार्केट्स में अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर दी, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एडवांस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट्स, शिप बिल्डिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा भी बेशुमार इंडस्ट्रीज। और आज की डेट में सिंगापुर दुनिया का तीसरा बड़ा पेट्रोलियम ट्रेडिंग कंट्री बन चुका है। सिंगापुर अब दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट सिंगापुर के पास है और यही नहीं बल्कि इट इज द सेकंड इजीएस्ट नेशन टू डू बिजनेस विद। यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती हैं। सिंगापुर की तरक्की असल में एक लीडर की अपनी कौम से शदीद मोहब्बत और लॉयल्टी का नतीजा है। ली की पॉलिसीज शायद दुनिया की नजर में परफेक्ट ना हो, लेकिन वो सिंगापुर के लिए परफेक्ट जरूर थी। दूसरी तरफ ये खित्ता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल होने के बावजूद आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सिंगापुर से कई साल पीछे है और न जाने आने वाले कितने साल बाद भी ये ऐसे ही रहेगा। दुआ है कि यहाँ के लोगों को भी ली जैसे सिंसियर और ऑनेस्ट लीडर्स मिल जाएं।